बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 2 लर्निंग। टॉपिक है हमारा 2.7 फैक्टर्स अफेक्टिंग द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। हम क्या लर्न कर पाते हैं, क्या लर्न नहीं कर पाते, ठीक, किस तरह से लर्न करते हैं, लर्निंग का हमारी ज़िंदगी के ऊपर क्या असरात होते हैं, ये सारी बातें इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। इंसान की जो लर्निंग है माँ की गोद से ही स्टार्ट हो जाती है और लर्निंग दो तरह से होती है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस के ज़रिए और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस के ज़रिए। जिस तरह के एक्सपीरियंसेस लाइफ में होते जाते हैं उसी तरह से इंसान के बिहेवियर में चेंज आती जाती है। जैसे जैसे बिहेवियर में चेंज आती जाती है इंसान की लर्निंग होती जाती है। मिसाल के तौर पर एक दफ़ा कहीं माचिस की स्टिक जली और जिससे बच्चे का हाथ थोड़ा सा हाथ बर्न हुआ, तो नेक्स्ट टाइम जब भी माचिस की स्टिक जलेगी बच्चा फ़ौरन वहाँ से अपने आप को क्विट कर लेगा। तो बच्चे की लर्निंग क्या हुई कि माचिस की जो स्टिक है उसके जलने से बर्निंग होती है, बच्चे को नुकसान हो सकता है, वो जल सकता है। तो इस तरह के कंसेप्ट बच्चे का एक्सपीरियंस के थ्रू डेवलप हुआ। तो फिर कभी भी वो उसको टच नहीं करेगा उस शोले को, ताकि उसको दोबारा उस तरह की तकलीफ वाले प्रोसेस में से ना गुजरना पड़े। इसी तरह के लाइफ के और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जिससे इंसान कंक्लूड करता जाता है, जैसे ग्रीन एप्पल्स आर सोर, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, अ बर्ड इज इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश, बी वेरी कॉन्शियस इन लीविंग स्ट्रेंजर। ये तमाम जो कंक्लूजन्स हैं ये आपके पास एक्सपीरियंस के थ्रू हासिल होते हैं। वो एक्सपीरियंस डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, जिससे किसी भी इंडिविजुअल में के बिहेवियर में चेंज आती है और बिहेवियर में चेंज का नाम जो है वो लर्निंग है। इस तरह जो चेंज चेंज एक आपके पास के थ्रू जो लर्निंग आ रही है ये एक ब्रॉडर टर्म है और इंसान की ज़िंदगी में मुसलसल चेंजेस आती जाती हैं और इंसान का बिहेवियर मॉडिफाई होता जाता है। इस तरह से इंसान की लर्निंग मुसलसल होती रहती है। अब हम फैक्टर वाइज पढ़ते हैं कि इंसान की लर्निंग पे कौन कौन से फैक्टर असरअंदाज होते हैं। सबसे पहले फैक्टर्स एसोसिएटेड विद लर्नर। वो फैक्टर्स हम पढ़ते हैं जो लर्नर्स के साथ एसोसिएटेड हैं, जिसकी लर्निंग होनी है उसी के साथ देख रहे हैं कौन कौन से फैक्टर एसोसिएटेड हैं और उसके थ्रू इंसान की मॉडिफिकेशन होती है जिससे बिहेवियर में चेंज आता है और बिहेवियर में चेंज आने से लर्निंग होती है। सबसे पहला जो फैक्टर है लर्नर्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। एक इंसान जो सीखने वाला है अगर उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ, दो ही हेल्थ हैं जो इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं, अगर इंसान इन दोनों हेल्थ के हवाले से मुकम्मल तौर पर फिट होगा तो लर्निंग एक्सपीरियंस में इंसान मैक्सिमम लर्न करेगा और उसकी लर्निंग सेटिस्फैक्ट्री होगी। लेकिन अगर इंसान की फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ दोनों ही अप टू मार्क नहीं है या इंसान जो है बीमार है फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के हवाले से या दोनों में से किसी एक हेल्थ के हवाले से, तो उसके फिर असरात लर्निंग के ऊपर होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम आप किताब उठाते हैं, सर दुखने लग जाता है, स्टोमिक पेन रहने लग जाता है, डाइजेशन प्रॉब्लम होता है, इसी तरह के और कोई फिजिकल या असाबी तौर पर कमज़ोरी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब लर्निंग की तरफ जाता है तो इन असरात की वजह से लर्निंग अप टू मार्क नहीं हो सकती। इसी तरह मेंटल हेल्थ में इंसान की एंजाइटी है, डिप्रेशन है और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं जिससे इंसान मेंटली सफ़र करता है उससे भी इंसान की जो लर्निंग है मुतासिर होती है। अगर ये दोनों हेल्थ बेहतर होंगी तो लर्निंग मैक्सिमम होगी, दोनों या दोनों में से कोई एक हेल्थ जो है अप टू मार्क नहीं होगी तो लर्निंग भी उसी के हवाले से मुतासिर होगी। दूसरा पॉइंट है द बेसिक पोटेंशियल ऑफ द लर्नर। अब जो सीखने वाला इंसान है या लर्नर है उसका एक बेसिक पोटेंशियल होता है इंसान का, जो अल्लाह एक इंसान को दुनिया में दे के भेजता है और प्लस इन्वायरमेंट उसको मजीद पॉलिश करता है। वो हर इंसान का एक जैसा नहीं होता है, जो कुछ इंसानों का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, कुछ का एवरेज होता है, कुछ का बिलो एवरेज होता है। बल एक इंसान की जितनी कैपेसिटी है उसके पोटेंशियल की उसी के हिसाब से उसकी लर्निंग होती है, उससे ज़्यादा उसकी लर्निंग नहीं हो सकती। उसकी लर्निंग के हवाले से फिर वो 3 पॉइंट्स आपके पास ABC बताए हुए हैं। लर्निंग इन नेट एबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़ फॉर लर्निंग थिंग्स, learner basic potential in terms of general intelligence and specific knowledge, understanding and skill related to a particular learning area। तीसरा है learners basic interest, aptitude and attitude related to the learning of the particular thing or area।
थर्ड पॉइंट है द लेवल ऑफ एस्पायरेशन एंड अचीवमेंट मोटिवेशन। अब लेवल ऑफ एस्पायरेशन जितना ज्यादा होगा, होप जितनी ज्यादा होगी, उतनी लर्निंग ज्यादा होगी। दो लर्नर में जब हम कंपैरिजन करने हैं, एक वो पर्सन जिसका लेवल ऑफ एस्पायरेशन बहुत ज्यादा है और एक वो पर्सन जिसका लेवल ऑफ एस्पायरेशन बहुत कम है या ना होने के बराबर है, तो दोनों की जो लर्निंग का जो लेवल है वो जमीन आसमान का फर्क होगा। दोनों की लर्निंग में वाज़ेह तौर पर डिफरेंस जो है वो देखा जा सकता है। तो इसका मतलब जितना ज्यादा लेवल ऑफ एस्पायरेशन होगा, उतनी ज्यादा मोटिवेशन होगी और उतनी ही ज्यादा अचीवमेंट होगी। तो इस तरह से लेवल ऑफ एस्पायरेशन को जितना मैक्सिमम किया जाए, साफ ज़ाहिर है एक लर्नर जब एक इन्वायरमेंट में आता है, इन्वायरमेंट उसके पास दो ही हैं, एक उसका घर है, दूसरा उसका स्कूल है। इन दोनों जगहों पे अगर उसको एक हेल्दी और फ्रूटफुल इन्वायरमेंट मिलता है और फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलता है, तो बच्चे का लेवल ऑफ एस्पायरेशन मैक्सिमम होगा और इस तरह से उसकी लर्निंग मैक्सिमम होगी। गोल्स ऑफ लाइफ। अब गोल्स ऑफ लाइफ भी लर्निंग के ऊपर बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। एक इंसान का अगर गोल बड़ा हाई लेवल का हो, बड़ा टारगेटेड हो, तो साफ ज़ाहिर है फिर उसी के हिसाब से वो लर्निंग के हवाले से भी मोटिवेटेड होता है और मैक्सिमम लर्निंग हासिल करता है। अगर वो गोल के हवाले से कंफ्यूज है तो साफ ज़ाहिर है उसकी लर्निंग जो है वो गोल के मुताबिक फिर उतनी नहीं आती जितने एक क्लियर इंसान अपने गोल को मद्देनजर रखते हुए कुछ सीख रहा होता है, कुछ अचीव कर रहा होता है, कुछ अपने पोटेंशियल को इन्हांस कर रहा होता है। तो गोल्स और फिलॉसफी ऑफ लाइफ जो है किसी भी इंसान की लर्निंग में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। जितनी अच्छी फिलॉसफी ऑफ लाइफ होगी, जितना हाई गोल होगा, उतनी ही अच्छी उस इंसान की लर्निंग होगी। नेक्स्ट है जी रेडीनेस एंड विल पावर। अब एक होता है किसी काम को करने के लिए तैयार होना और विल पावर उस काम के करने के हवाले से उसकी विल पावर कितनी है, और दूसरा उस काम के करने के लिए तैयार ही ना होना। तो ये दोनों में बड़ा फर्क है। जो काम करने के लिए तैयार है, जो मोटिवेटेड है, साफ ज़रा वो उस काम में इंटरेस्ट लेता है और उस काम को बहुत जल्दी पिक करता है, सीखता है, अंडरस्टैंड करता है, उसकी लर्निंग होती है। और जो रेडी ही नहीं है, साफ ज़रा उसकी फिर कैसे लर्निंग हो सकती है। लर्निंग का जो ताल्लुक है वो रेडीनेस है। जैसे क्लास बैठी हुई है, एक बच्चा मेंटली तौर पर क्लास में नहीं है, फिजिकली क्लास में बैठा हुआ है, टीचर उसको वापस क्लास में लेकर ही नहीं आता उसका इंटरेस्ट डेवलप करके, तो साफ ज़रा उसकी क्लास में बैठे होने से ना बैठे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा पॉइंट है लर्निंग के हवाले से फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द टाइप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। पहला था एसोसिएटेड विद लर्नर, अब है टाइप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। टाइप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस आपके पास नंबर ऑफ दिए हुए हैं। सबसे पहला नेचर ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। अब हर इंडिविजुअल या हर इंसान या हर लर्नर जो है वो मुख्तलिफ एक्सपीरियंस से गुजरता है और हर इंसान की लाइफ में अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। एक ही घर के अंदर रहते हुए बच्चे देखें मुख्तलिफ एक्सपीरियंस में से गुजरते हैं, जो कि टाइम, वक्त और सिचुएशन मुख्तलिफ होने से या हर इंडिविजुअल की जो एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग है वो मुख्तलिफ होता जाता है। तो उसके हवाले से 3 पॉइंट आपके साथ शेयर किए हुए हैं। वेदर द नेचर ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस इज फॉर्मल और इनफॉर्मल, इंसिडेंटल और वेल प्लान, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एंड द लाइक। B point है whether learning experience are suitably selected on the basis of principle of child centeredness, principle of activity, criterion of activity, age, grade and experience of a learner. C point है whether learning experience are suitably organized for the attainment of desired educational objection or not. दूसरा पॉइंट है मेथडोलॉजी ऑफ लर्निंग। मेथडोलॉजी ऑफ लर्निंग जितनी बेहतर होगी उतना ज्यादा बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। एक टीचर जितना मर्जी कंसेप्ट क्लियर के साथ बच्चे के सामने आ रहा है, लेकिन बच्चे के मुताबिक अगर मेथडोलॉजी नहीं है, लर्नर के मुताबिक मेथडोलॉजी नहीं है, या उसके लेवल से अप है या हाई लो है, तब भी बच्चे की लर्निंग अप टू मार्क नहीं होगी। तो मेथडोलॉजी ऑफ लर्निंग का बहुत ज्यादा अहमियत है बच्चे की लर्निंग के हवाले से, कि बच्चे ने जिससे सीखना है, बच्चे के हवाले से, वो सीखने के हवाले से जो टेक्निक है, एनवायरनमेंट है, अप्रोचेज है, वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। उसके लिए फिर चंद एक पॉइंट्स बताए हुए हैं। सबसे पहले है लिंकिंग द रिसेंट लर्निंग विद दोज ऑफ द पास्ट, के जो पास्ट में से एक्सपीरियंस के थ्रू इंसान की लर्निंग हुई है उसको करंट लर्निंग के साथ लिंक करना और पास्ट एक्सपीरियंस को
करंट एक्सपीरियंस के साथ जोड़ के लर्निंग वाली बात को एक्सप्लेन करना, समझाना, ताकि लर्निंग ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो सके, बच्चा पिछली चीज़ों को रिलेट करके सीख सके। जैसे मिसाल के तौर पर बच्चा जो है कड़वी चीज़ को मुंह में डालता है और फ़ौरन बाहर निकाल देता है, तो उस तरह से उसका टेस्ट, इस तरह जब भी वो टेस्ट करने के हवाले से चीज़ को देखेगा तो मुंह में थोड़ा सा रख के देखेगा, और अगर कड़वी होगी तो फौरन बाहर निकाल देगा अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की बेस के ऊपर, असिमिलेशन की बेस के ऊपर। बी पॉइंट है कोरिलेटिंग लर्निंग इन वन एरिया विद दैट ऑफ अनदर, कि लर्निंग को कोरिलेट करना एक एरिया को दूसरे एरिया के साथ। अब आपके कोरिलेशन फैसिलिटीज द टास्क ऑफ लर्निंग एज इट अलाउज मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग और लर्निंग फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। Accordingly, one can expect good result in learning if learning experience are given in the view of seeking correlation. अगर लर्निंग को कोरिलेट करके समझा जाए तो लर्निंग एक्सपीरियंस ज्यादा बेहतर होता है, और जिससे लर्निंग के जो नतीजे हैं वो मैक्सिमम आते हैं। उसके कोरिलेशन के हवाले से आगे फिर 3 पॉइंट्स बताए हुए हैं कि कोरिलेशन अमंग द डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर एरिया। 3 आपके पास पॉइंट्स बताए हैं। एक पहला पॉइंट है डिफरेंट सब्जेक्ट्स या एरियाज के दरमियान कोरिलेशन, दूसरा पॉइंट है विद इन ब्रांच ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द सेम एरिया के दरमियान कोरिलेशन, और तीसरा है विद रियल लाइफ हैपनिंग एंड सिचुएशन में एक चीज का, एक सिचुएशन का दूसरी सिचुएशन के साथ कोरिलेट करना। सी है आपके पास यूटिलाइजेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंस। जो सेंसेस देखे, आपको पता है आपकी 5 सेंसेस हैं, जिसमें टच है, हेयर है, स्मेल है, टेस्ट है, सी है, तो ये सारी आप सेंसेस हैं। एक इंसान इन 5 सेंस का में से जितनी ज्यादा सेंसेस का इस्तेमाल करेगा उतनी ज्यादा लर्निंग होगी। अगर हम जैसे हमारी आंखें, अगर हम सिर्फ आईज के जरिए के सेंस के जरिए जो है लर्निंग करते हैं तो ये एक सेंस ऑफ लर्निंग है। अगर हम आईज के साथ साथ टच के साथ भी करें, स्मेल के साथ भी करें, हेयर के साथ भी करें, उसी तरह की लर्निंग को एक से ज्यादा सेंसेस को यूज करते हुए लर्न करेंगे तो डेफिनेटली लर्निंग का जो लेवल है, लर्निंग का जो पोटेंशियल है वो इन्हांस होगा, बेहतर होगा, और एक ह्यूमन कम टाइम में ज्यादा सिचुएशंस को, चीजों को लर्न कर पाएगा। रिवीजन एंड प्रैक्टिस, सिंपल सा कंसेप्ट है कि जितना ज्यादा किसी एक कंसेप्ट को, टॉपिक को रिवाइज किया जाएगा, उसकी बार बार प्रैक्टिस की जाएगी। रिवाइज करना, उसको प्रैक्टिस करना, इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, रीड, राइट, लिसन, एक्टिविटी बेस्ड, जो भी तरीकाकार अडॉप्ट करना है, लेकिन उसको बार बार करना, उसको है आपके पास एक इंडिविजुअल्स की लर्निंग की कैपेबिलिटी को बढ़ाता जाता है, उसकी रिटेंशन को बढ़ाता जाता है, उसकी यूटिलाइजेशन को बढ़ाता जाता है। टाइम ज्यादा लंबे टाइम तक वो चीज एक इंडिविजुअल की प्रैक्टिस में या एक्सरसाइज में रहती है। ई पॉइंट ऑफ प्रोविजन ऑफ प्रॉपर फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट। अगर किसी भी इंडिविजुअल को जो वो लर्न कर रहा है उसको उसकी रीइंफोर्समेंट मिले, यानी उसका बिहेवियर स्ट्रेंथन किया जाए और उसको प्रॉपर फीडबैक दिया जाए, तो वो मोटिवेट होता है और अपनी लर्निंग को बार बार बढ़ाता रहता है। आपको बताया गया कि रीइंफोर्समेंट का अल्टरनेट पनिशमेंट है। रीइंफोर्समेंट बिहेवियर को इंक्रीज करता है, पनिशमेंट बिहेवियर को डिक्रीज करता है। तो हमेशा रीइंफोर्समेंट की तरफ जाना चाहिए लर्निंग के हवाले से। वक्त के मजबूरी ना हो कि किसी बिहेवियर को डिक्रीज करना ही मजबूरी ना हो, तब हम पनिशमेंट वाला फैक्टर यूज करते हैं। अदरवाइज हमेशा रीइंफोर्समेंट वाला फैक्टर इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे लर्निंग ज्यादा से ज्यादा बेहतर होती है। F है द सिलेक्शन ऑफ सूटेबल लर्निंग मेथड एंड टीचिंग। हाँ, इसको हमने पहले भी जैसे डिस्कस किया है। एक लर्निंग के माहौल के लिए टीचर जितना मर्जी अच्छा नॉलेज लेकर आ जाए, जब तक उसके पास अच्छी टीचिंग नहीं होगी, अच्छा टीचिंग लर्निंग मेथड नहीं होगा, उस वक्त तक एक अच्छी जो लर्निंग है लर्नर को प्रोवाइड नहीं कर सकता। उसके लिए चंद एक पॉइंट्स दिए गए हैं। वेदर आर नॉट मेथड एंड टेक्निक्स आर हेल्पफुल इन लर्निंग बाय मेमोरी और बाय अंडरस्टैंडिंग आर रिफ्लेक्टिव लेवल, या वेदर आर नॉट दीज आर टीचर डोमिनेटेड, लर्नर सेंटर्ड और अलाउ यूजफुल टीचर पीपल इंटरेक्शन। थर्ड पॉइंट है, इज इट पॉसिबल टू प्रोसीड ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ लर्निंग थ्रू देम। अच्छा, तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि बच्चे की लर्निंग को कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं और कौन से फैक्टर अफेक्ट नहीं कर रहे। सी पॉइंट जो है फैक्टर एसोसिएटेड विद द मैन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। तो 3 हमने फैक्टर एसोसिएटेड पढ़े, तो ये तीसरा आपके पास फैक्टर एसोसिएटेड विद मैन
एंड मटीरियल रिसोर्सेज। अब मैन, अब जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज किसी भी लर्नर के लिए दो हैं, एक इंसान जिसके थ्रू इंसान वो लर्नर सीखता है, एक वो मटेरियल जिसको इस्तेमाल करते हुए लर्नर सीखता है। इन दोनों चीज़ों के जरिए अपने बिहेवियर की मॉडिफिकेशन करता है। जैसे बिहेवियर की मॉडिफिकेशन होती है उसी क्वालिटी की एक इंडिविजुअल की लर्निंग होती है। वो जो लर्निंग का जो लेवल है जिसके ऊपर रिसोर्सेज अफेक्ट कर रहे हैं मैन और मटेरियल के, वो 4-5 पॉइंट्स में आपके साथ शेयर किया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है क्वालिटी ऑफ टीचर इन टर्म ऑफ हिज मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट, टीचिंग स्किल्स, रिच एक्सपीरियंस एंड टीचर लाइक क्वालिटीज एंड बिहेवियर। तो ये सारी टीचर से रिलेटेड क्वालिटीज आ जाती हैं। जितने अच्छा टीचर और टीचर से रिलेटेड क्वालिटीज होंगी उतनी अच्छी लर्निंग होगी। दूसरा पॉइंट है सोशो इमोशनल क्लाइमेट अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ टीचर पीपल रिलेशनशिप, पीपल पीपल रिलेशनशिप एंड स्कूल स्टाफ रिलेशनशिप एंड द लाइक। इसी तरह से जो सोशो इमोशनल क्लाइमेट है वो जितना अच्छा होगा किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो सोशो इमोशनल क्लाइमेट में लोगों का इंटरेक्शन है ना, लोगों के इंटरेक्शन में एक टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन कैसा है, स्टूडेंट स्टूडेंट का इंटरेक्शन आपस में कैसा है, स्कूल के स्टाफ का आपस में इंटरेक्शन कैसा है और स्कूल के स्टाफ का बच्चों के साथ इंटरेक्शन कैसा है। ये जितना अच्छा होगा उतनी ही अच्छी लर्निंग होगी। Third point, availability of appropriate learning material and facilities like teaching, learning aids, textbooks, library and laboratory facilities, project work। ये वो आपके पास मटीरियल्स हैं या अवेलेबल सोर्सेज हैं जिनको जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे उतनी ज़्यादा लर्निंग होगी। अब देखिए जैसे अब हमारे स्कूलों में लैब्स तो बनी हुई हैं, अब उसका इस्तेमाल आपको पता है, लाइब्रेरीज तो बनी हुई हैं उनका इस्तेमाल भी आपको पता है, प्रोजेक्ट वर्क कितने मिलते हैं करने के लिए, नहीं मिलते ये भी आप लोग काफ़ी बेहतर समझ सकते हैं कि आप उस सारे सिस्टम के थ्रू पढ़ के आज ट्रेनिंग के लिए बैठे हुए हैं। अगर ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी जिन स्कूलों में तो आपकी लर्निंग उसी हवाले से बेहतर हुई होगी। अगर लेबोरेटरी का प्रॉपर इस्तेमाल ना होता रहा होगा, लाइब्रेरी का यूटिलाइजेशन ना होता होगा, नोट्स चलते होंगे टेक्स्ट बुक की जगह पे, प्रोजेक्ट वर्क नहीं होता होगा, तो लर्निंग भी उसी हवाले से मुतासर हुई होगी। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर कंड्यूसिव इन्वायरमेंट एंड लर्निंग सिचुएशन। अब एक कंड्यूसिव और लर्निंग इन्वायरमेंट जितना अच्छा होगा, यानी कंड्यूसिव का मतलब है फ्रूटफुल इन्वायरमेंट, लर्निंग के हवाले से तमाम चीज़ों को मिला के जो एक हेल्थी इन्वायरमेंट मिलना है वो जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी लर्निंग होगी। वो चंद एक पॉइंट्स बताए हुए हैं कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट के हवाले से कि प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट, calm and peaceful environment, management and control of the factor leading to distraction, cooperative and competitive group situations, कॉन्जीनियल लर्निंग इन्वायरमेंट एट होम है। कॉन्जीनियल क्या होता है? फ्रेंडली फ्रूटफुल इन्वायरमेंट। घर के अंदर भी वैसा है या नहीं है जैसा इंस्टीट्यूशन में दिया जाता है। प्रोविजन ऑफ प्रॉपर चेंज, रेस्ट एंड रिक्रिएशन, प्रोविजन ऑफ अपॉर्चुनिटी बाय क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। इस तरह से हमने फैक्टर्स पढ़े कि कौन कौन से फैक्टर मुतासर करते हैं लर्निंग को। उनको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया और तीनों को हमने देखा कि है। सबसे पहला लर्नर देखा, सबसे एंड पे हमने रिसोर्सेज और मटेरियल के हवाले से बात की, और मैन को देखा कि हमारे पास रिसोर्सेज में मैन और मटेरियल आ जाता है। और इसी तरह से जो थर्ड आपके पास सेकंड पॉइंट आ जाता है उसको हमने देखा। इस तरह से हमने ओवरऑल और उसके आगे फिर सब पॉइंट्स देखे। उम्मीद है कि इन सारे फैक्टर्स के थ्रू आप लोगों को बेहतर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि लर्निंग के ऊपर कौन कौन से फैक्टर असरअंदाज होते हैं।